जब इन सब बातों को ईशान ने सुना तो उसे बिल्कुल भी विश्वास हो गया था और उसने सीरियस होते कहा, ठीक है, मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड पता कर लूँगा, लेकिन तुम्हें भी हायर सीनियर का पता लगाना हो पड़ेगा, डील। जिस पर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाई, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। जिस पर उधर से ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओए नौटंकी बाज, अपनी नौटंकी को ना अभी बंद रख, और वह प्यार व्यार ना अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें हायर सीनियर का पता लगाना समझे। और हाँ, मैं तुझे एक बात और बता दूँ, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर, लेकिन डैड उसके लिए कभी भी नहीं मानेंगे, इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, उससे लड़की से दूर है। उसकी बात को सुनकर करण ने मुस्कुराते कहा, हाँ पता है भाई, और रही बात डैड की, तो मैं भी उनका लाडला बेटा हूँ, तो किसी भी तरीके से मना ही लूँगा। ऐसे कब तक मना करेंगे, तो ऐसा तो ठीक नहीं कहा। हाँ ठीक है। फिर ईशान ने कहा, ठीक है देखते हैं। तो करण ने कहा, ओके, और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और वह अपने मोबाइल फ़ोन को घुमाता हुआ उस तरफ देखते हुए बोला जिस तरफ से वह मर्सिडीज गई थी। फिर उसने खुद से कहा, खैर डैड को तो मैं बाद में मना लूँगा, पहले इसे तो मना लूँ जो मुझे देखती तक नहीं है। अब मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर चुपचाप से कायरा बैठी हुई थी और वह किसी सोच में गुम दिखाई दे रही थी। तभी आदित्य उसे ऊपर से नीचे देखते हुए परेशानी भरी आवाज में बोला, तुम ठीक हो ना। जब कायरा ने, जो अपने ख्यालों में गुम थी, जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वह अपनी दुनिया से बाहर आई। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा और फिर गुस्से के साथ बोली, भाई आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, और आपको यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था। और फिर उसने अपनी नज़रों को आगे बैठी हुई पैसेंजर सीट की तरफ देखा जहाँ पर अर्पित बैठा हुआ था, और वह उसे घूर घूर कर देखते बोले, क्या यहाँ पर तुमने बुलाया था। जिस पर आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही अर्पित फटाक से जल्दी से बोल पड़ा, देखो मुझे कुछ भी नहीं पता है, हाँ, तो तुम मुझे तो ये सब में घसीटने की कोशिश मत करना, हाँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसे क्यों घूरना बंद करो, मुझे तो वैसे भी नहीं पता था कि ये भाई आप आने वाले हैं। मुझे वैसे तुमसे डर लगता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं इसे काम करूँगा। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा उसे और भी ज़्यादा घूमने लगी थी, जिसे देखकर अर्पित ने जल्दी से अपनी नज़रों को उस पर से हटा लिया और फिर उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, पता है भाई, ये कितनी शैतान होती जा रही है, मुझे घने जंगलों में छोड़कर खुद अकेली काफ़ी स्पीड में ड्राइव करने के लिए चली गई थी, और फिर सुबह जब खड़ा हुआ तो उसने इतनी बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया था। उसे लगा था कि आदित्य शायद उसकी साइड लेगा, लेकिन आदित्य तो उसे ही घूर कर देखने लगा था, जैसे कि उसने कुछ गलत बोल दिया हो, जिस वजह से वह चुपचाप से अपनी सीट पर बैठ गया और अपने मन ही मन बोला, सभी लोग इसकी साइड ही क्यों लेते हैं, हर बार यही सही होती है, मैं क्यों नहीं। मेरे तो कुछ सुनता ही नहीं है। और फिर वह बाहर की तरफ देखने लगा था। फिर आदित्य ने कायरा की तरफ देखते पूछा, आखिरकार हुआ क्या था। जिस पर कायरा को तो वैसे भी कुछ बोलना पसंद ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी दो लाइन में पूरी बात को बताते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक लड़की को छेड़ रहे थे तो मैंने पीट दिया, और क्या। और फिर वह दूसरी साइड देखने लगी। यह सुनकर अर्पित भौंचक्का रह गया था। उसने हैरानी से कायरा की तरफ अपना सर घुमाकर देखा और फिर बौखलाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ, सच में तुम्हारे दिमाग का पेच कहीं गिर गया था। आखिर तब तुम हो क्या, हाँ, सच में दिल्ली के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से तुमने पंगा ले लिया है, और वे सभी लोग तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और तुम बोल रही हो कि कुछ भी नहीं। सच में मेरा तो आज दिमाग ही खराब कर दिया उन लोगों ने। और तुम्हें देखो, जैसे तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे तुमने तो पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया है। जब उसकी कही बातों को कायरा ने सुना तो वह उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगी थी, और उसके साथ ही आदित्य भी उसे घूर कर देख रहा था, जिस वजह से उसे वापस से चुपचाप बैठने के लिए कहा, जिस पर अर्पित डर गया और चुपचाप से फिर से बैठ गया था। उसने हड़बड़ाते कहा, सच में दोनों के दोनों ही हार्टलेस हैं। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा, जो कि उसको नजरों जैसे ही अर्पित को महसूस किया, वैसे उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और फिर झूठी से मुस्कुराया। लेकिन उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर ड्राइवर ने पास में रखी हुई गन को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया, और जब अर्पित ने गन को देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। उसने दांत दिखाते कहा, सॉरी, गलती से हो गई भाई, प्लीज़, तुम्हें बताना ही नहीं है। और फिर वह बाहर की तरफ देखने लगा।
और फिर अपने मन में कहा, हे भगवान, पता नहीं मैं इन सब की के बीच में क्यों फंस गया हूँ। उसे अपनी बुरी सी किस्मत पर रोना आ गया था। वहीं उस ड्राइवर ने गन को रख दिया था। वहीं आदित्य ने कायरा की तरफ देखते हुए कहा, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल शाम को तुम्हारा कॉन्सर्ट है, याद है ना? जिस पर कायरा ने कुछ नहीं कहा। फिर आदित्य ने उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ा और वहां से निकल गया। कायरा ने अपने अपार्टमेंट में सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ सोच ही रही थी, और फिर वहां से खड़ी हुई और उसने कबर्ड को खोला और उसने कबर्ड में रखा हुआ वायलिन बाहर निकाला। और फिर जब से मुंबई आई थी, आज वह पहली बार उस वायलिन को अपने हाथ में ले रही थी। वह आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया था। उसने अपने कंधों पर उस वायलिन को रखा और फिर उसने उसे बजाना स्टार्ट किया। हुआ इतनी शानदार तरीके से वह वायलिन बजा रही थी कि कोई भी उसे देखकर हैरान हो जाता। लेकिन उस वायलिन से जो नोट निकल रहे थे वह सभी सैड थे, जिसके कारण उसे पूरे कमरे में एक मायूसी सी फैल गई थी। धीरे धीरे कारा की स्पीड बढ़ने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जैसे वह इन नोट्स को महसूस कर पा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस वायलिन के जरिए अपनी पूरी लाइफ के बारे में बता रही हो। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी आंखों से आंसू लगातार निकलते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। वह हर नोट के साथ और भी डीप होती जा रही थी। और फिर कुछ 10 मिनट बाद वह बुरी तरीके से हताश हो गई और वह घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गई और उसने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसू को साफ किया और उसकी आंखों के सामने वह दृश्य वापस से दिखाई देने लगा, जो कि तब घटित हुआ था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। जब उसने एक हादसे में उस 10 साल की बच्ची को आज क्या से क्या बना दिया था। आज वह काफ़ी हताशा महसूस कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने करण का चेहरा आने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वह वहीं पर बैठी बैठी रोती रही। वह भी सभी लड़कियों की तरह ही थी। वह भी चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे, उसकी परवाह करे, उसका अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन वह ऐसे मामलों में कभी भी नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि वह काफ़ी अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी लाइफ का कुछ का अता पता नहीं था। पता नहीं उसे कौन कब कहाँ पर मार दे। वह आज ऐसी चक्रव्यूह में फंसी हुई थी जिससे उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था। इसीलिए वह किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती थी। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल पर बने रहें। तो कायरा अभी भी ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। लेकिन कायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। वह बेसुध सी बैठी हुई थी। वही फ़ोन भी लगातार बजे जा रहा था। और फिर 10 मिनट बाद जाकर कायरा ने अपने ख्यालों से दुनिया से बाहर निकली और फिर उसने अपना सर घुमाकर कॉफ़ी टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। फिर वह अपनी वजह से खड़ी हुई और उसने वायलिन को उठाकर वापस से कमरे में रख दिया। और फिर वह कॉफ़ी टेबल की तरफ चली गई। वहाँ पर जाकर उसने अपने फ़ोन को उठाया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और जब उसने कॉलर आईडी चेक की तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि कॉलर आईडी पर सोनम का नाम शो हो रहा था। उस नाम को देखकर उसने कॉल पिकअप कर लिया तो उधर से सोनम की डरी और सहमी हुई आवाज़ आई, कायरा, 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 प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे किडनैप कर लिया गया है, प्लीज़ मेरी मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ प्लीज़। जब यह कायरा ने सुना तो उसने जल्दी से पूछा, तुम कहाँ पर हो और क्या हुआ है? लेकिन अचानक से ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। तो कायरा ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर कायरा अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी और उसने जल्दी से सोनम की लोकेशन को ट्रैक करने लगी थी। थोड़ी देर में उसने सोनम की लोकेशन को ट्रेस भी कर लिया था। और फिर लोकेशन को देखकर कायरा को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि लोकेशन किसी जंगल इलाके में शो हो रही थी। जिस पर कायरा जल्दी से खड़ी हुई और उसने सबसे पहले किसी को कॉल किया, उसे कुछ कहा और फिर उसने अपने दोनों गन को अपने हाथ में लिया और फिर जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करके वहाँ से निकल गई। उसने पार्किंग एरिया में जाकर बाइक को उठाया और फिर हेलमेट को लगाकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। और 1 घंटे बाद उसी जंगली इलाके के बीचों बीच उसने अपने
आगे देखा कि वह बाइक को अब और आगे नहीं ले जा सकती थी, तो उसने बाइक को वहीं पर छोड़ा और वह पैदल पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन एक बात काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी कि उसके पैरों की भी बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि ज़मीन के सूखे पत्ते बिछे हुए थे। लेकिन फिर भी पूरे जंगल में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कायरा ने नाइट विजन लगा रखा था, लेकिन जिससे कायरा का वहाँ पर कोई भी किसी चीज़ को साफ साफ देख सकती थी और आगे बढ़ती जा रही थी। जब वह वहाँ पर पहुँच गई तो उसने अपने हाथ में पकड़े हुए स्मार्ट वॉच पर अपनी एक अंगुली से टच किया और फिर उसने लोकेशन को ट्रेस किया। वहीं यह देखकर कायरा अलर्ट हो गई थी और 10 कदम आगे और चली। उसने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं। जब उसने उन झाड़ियों को हटाकर सामने का नज़ारा देखा तो वह थोड़ी सी शॉक थी, क्योंकि वहाँ पर एक टूटा फूटा घर था और उसके अगल बगल दो घर और थे। वे दोनों भी टूटे हुए थे। और फिर वह सावधानी के साथ उस घर की तरफ जाने लगी और उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। लेकिन घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। यह सब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और फिर वह सीढ़ियों से ऊपर वाली रूम की तरफ जाने लगी। वह काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ इधर से उधर देखते हुए जा रही थी और फिर ऊपर पहुंचकर कमरों में चेक करने लगी थी, क्योंकि सोनम का लोकेशन यहीं पर शो हो रहा था। लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था। ये देखकर कायरा जल्दी से उस घर से बाहर निकली और दूसरे की तरफ बढ़ गई। उसने घर में ही बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था और जब वह ऊपर एक कमरे में पहुंची तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर सोनम बेहोशी में कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके हाथ पैर यहाँ तक कि मुंह भी बंधा हुआ था। यह देखकर काया जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और फिर वह उसे उठाने लगी थी। उसने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, सोनम सोनम तुम ठीक हो ना? लेकिन सोनम ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर कायरा ने सबसे पहले उसके मुंह को खोला और फिर उसके हाथ और पैर दोनों को भी खोल दिया और फिर उसने वहीं पर रखे हुए एक जग को उठाया और उस पर कुछ पानी की बूंदें डाली, जिससे कि वह होश में आ जाए। और तब कहीं जाकर सोनम को होश आ भी गया था और जब उसने कायरा को देखा तो वह उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी थी। यह देखकर कायरा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी गले नहीं लगाया था और ना ही उसे किसी को भी कंफर्ट करना आता था और ना ही उसे ये बिल्कुल भी आता था। फिर कायरा ने उसे खुद से दूर किया और थोड़ी सी ऑकवर्ड होते कहा, हमें यहाँ से चलना होगा, यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा हो चुका है, चलो। जिस पर सोनम ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिस पर कायरा ने उसको संभालते हुए उठाया और फिर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी और फिर वह दोनों सीढ़ियों से उतर कर नीचे दरवाजे की तरफ पहुंच गए और दोनों बाहर जाने ही वाले थे कि तभी किसी ने किसी दो जोरदार धारदार चीज से कायरा के ऊपर पीछे से अटैक किया, जिसके कारण अचानक से कायरा ने अपने सर को पकड़ लिया और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया था और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। न जाने कितनी देर बाद कायरा ने अपनी आंखों को खोला तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसे वह जरूर महसूस हो रहा था कि उसे किसी चेयर पर बांधा गया था और उसके हाथ पैर यहाँ तक कि मुंह को भी बांध दिया गया था, जिसके कारण वह कुछ भी बोल नहीं सकती थी। लेकिन कायरा ये देखकर बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। वह वहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगी थी कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी किसी ने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खोला और किसी के कदमों की आवाज आई। फिर स्विच बोर्ड के ऑन होने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर कायरा के कान थोड़े से खड़े हो गए थे और जब पूरी कमरे में उजाला हुआ तो लाइट की रोशनी ने कायरा ने देखा कि जो इंसान अंदर आया है वह कोई और नहीं बल्कि सोनम और उसका भाई साहिल था। सोनम अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके मुस्कुराते हुए कायरा की तरफ देख रही थी। जब कायरा ने उसे देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी और फिर साहिल भी मुस्कुराते हुए कायरा के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ, हैरान हो गई क्या? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने ही धोखा दे दिया। जिस पर कायरा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी थी। उसे गुस्से में देखकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह सॉरी, ये तुम्हारी दोस्त नहीं है बल्कि मेरी प्यारी सी बहन है।
जब कायरा ने ये सुना तो वह सोनम को देखने लगी। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसे इसी चीज़ से सख्त नफरत थी। वो छोटे और फरेबी लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और जब उसने सोनम ने कायरा को ऐसे अपनी लाल आंखों से अपने आप को घूरते देखा तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और वह उसकी तरफ बढ़ी और मुस्कुराते बोली, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी यार, मुझे ना माफ़ कर दो प्लीज़ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। तुम हो ही इतनी चालाक कि किसी के भी हाथ में नहीं आती। इसीलिए तो मुझे ये चाल तुम्हारे साथ चलनी पड़ी थी। पहले मैंने तुम्हें भरोसा जीता और फिर बाकी तो तुम अब देख ही सकती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसकी बातों को सुनकर कायरा ने अपनी मुट्ठियों को कसकर खींच लिया था। उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं साहिल को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कायरा की चिट को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे सामने इस वक्त मौत खड़ी हुई है और तुम हो कि अभी भी अकड़ दिखा रही हो। मैंने कहा था ना कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बार बार मेरे आदमियों को ही टपकाना था। तुम्हें शांति से बैठा तो नहीं जाता है ना? हाँ, इन सब मामलों में पड़ ही जाती हो। एक लड़की हो तो एक लड़की की तरह रहो ना। ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी? उसकी बातें सुनकर कायरा का गुस्सा जैसे हाई हो गया था। वहीं वह अभी भी गुस्से से साहिल को देखे जा रही थी। यह देखकर साहिल का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से से कायरा के चेहरे को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, सच में तुम में इतना एटीट्यूड भरा है ना कि तुम्हारे सामने मौत भी खड़े होने पर भी तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी नहीं डर नहीं दिखाई दे रहा है। थप्पड़ पड़ने से कारण कायरा का चेहरा एक साइड हो गया था और उसके होठों से खून निकलने लगा था। और उसने फिर से साहिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था जिसने वह उसे घूरे जा रही थी। और फिर कायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल गई। कायरा के इस एटीट्यूड से साहिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बल्कि उसे ही नहीं बल्कि सोनम को भी यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कायरा की तरफ बढ़ी और उसने गुस्से से कायरा के बालों को पकड़ लिया और फिर गुस्से के साथ बोली, तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ। कहीं तुम पागल पागल तो नहीं होगी ना इतने बड़े सदमे की वजह से? शायद तुम्हें सदमा लग गया हो कि आज तक कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया, लेकिन हमने कैसे पकड़ लिया। उसकी कही हुई बातों को सुनकर कायरा ने इशारों इशारों में अपने चेहरे पर बंधे हुए रुमाल को खोलने के लिए कहा तो सोनम ने उसके रुमाल को खोल दिया, जिस पर कायरा ने बारी बारी से उन दोनों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओ रियली, मुझे सच में लगता है कि मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। जब यह उन दोनों ने सुना तो दोनों हैरान रह गए और फिर दोनों गुस्से से कायरा की तरफ देखने लगे थे। वहीं जब सोनम और साहिल ने दोनों कायरा की बातें सुनी तो वे दोनों हैरान हो गए थे। फिर एकदम से ही उन दोनों को गुस्सा आ गया। सोनम ने गुस्से से कायरा की तरफ देखते हुए कहा, कहीं तुम सच में पागल तो नहीं हो गई हो ना? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। ओ प्लीज़, तुम बोल रहे हो क्या? तुम अभी हमारे कैद में हो। आखिर तुम्हें अभी भी किस बात का घमंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ इस घमंड को कैसे चुचुर करती हूँ। और फिर उसने गुस्से से अपनी गन को बाहर निकाली और उसे लोड करके कायरा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम बहुत हुआ तुम्हारा पागलपन। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। जो अभी तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो ना, मरने के बाद वह सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। और वह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी थी और फिर उसने अपनी एक अंगुली को ट्रिगर पर रख दिया था, लेकिन कायरा को फिर भी उसकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वह अभी भी मुस्कुराते हुए सोनम और साहिल को ही देखे जा रही थी। और जब सोनम उसे इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखा, उसका माथा ठनक गया था और वह गुस्से से ट्रिगर को दबाने लगी थी कि तभी एक बुलेट आकर उसके हाथ पर पड़ी, जिससे वह गन पकड़े हुए उसकी तरफ पलटी। उसके हाथ में वह ब्लड पड़ते ही उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर पड़ी थी। उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई और वह नीचे गिरने ही वाली थी कि साहिल ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया था और फिर वह दोनों गुस्से के साथ पीछे की तरफ पलटे। जब उन्होंने पीछे देखा तो वह दोनों चौंक गए थे। वहीं जब कायरा ने यह देखा तो उसके चेहरे पर
और भी ज़्यादा बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वहीं जब साहिल और सोनम ने अपना सर उठाकर उस तरफ देखा जिस तरफ से ये बुलेट आई थी, वह दोनों ही देखना चाहते थे कि आखिरकार ये चलाई किसने। तभी कायरा की पूरी टीम उस कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन सभी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उन सभी के हाथों में गन थी। और फिर अंदर आते ही सभी ने अपनी अपनी गन को साहिल और सोनम पर पॉइंट कर दिया था। वहीं पायल जल्दी से कायरा के पास आई और उसके हाथ पैर को खोल दिया था। फिर उसने कायरा की फिक्र जताते हुए कहा, हाईएस्ट सीनियर, आप ठीक तो है ना? हमें माफ़ कर दीजिए, हम सभी ने आने में थोड़ी सी देर कर दी थी। जब कायरा ने उसकी बातों को सुना तो उसने अपने होठों पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग काफ़ी सही वक्त पर आए हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वह अपनी चेयर से खड़ी हुई और उसने अपने हाथ पैर को स्ट्रेस करते हुए उसने सोनम और साहिल की तरफ देखा, जो कि कायरा की पूरी टीम को देखकर शॉक्ड रह गए थे। तो ये देखकर कायरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे कि तुम लोगों को सांप सूंघ गया हो? क्या तुम्हें इन लोगों को देखकर झटका सा लगा? वो वैसे उस रूम में तुम क्या कर रही थी? पहले तुमने मेरा विश्वास जीता और फिर मुझे धोखा दिया। तो मैं बता दूं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था ना, तभी से मुझे पता था कि तुम साहिल की बहन हो। तो विश्वास जीतने और तोड़ने की तो बात ही नहीं है। और साहिल, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ़ बनाओगे? तो क्या मैं भी बन जाऊंगी क्या? तुम लोगों ने मुझे कम समझ लिया। तुम्हें लगा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, लेकिन सच बात यह है कि तुम मेरे साथ गेम नहीं खेल रहे थे। गलती तो तुम बल्कि गेम तो मैं तुम लोगों के साथ खेल रही थी। जब साहिल और सोनम ने कायरा की बातों को सुना तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सोनम ने हाथ से लगातार खून निकल रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लेकिन गुस्से से लाल थी। उसने चिल्लाते हुए कायरा से कहा, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा ड्रामा करने की, खेलने की और हमें फंसाने की? जब कायरा ने यह सुना तो उसके चेहरे से और भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वह सोनम की तरफ बढ़ी और फिर उसने उसके चिन को पकड़ते हुए ऊपर करते हुए कहा, मेरी हिम्मत तो बहुत है और मैंने अभी गेम खेलना स्टार्ट ही कहाँ किया था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे अब अपना गेम स्टार्ट करना ही होगा। तो हायर सीनियर इज बैक। और उसने सोनम की चिन को छोड़ दिया तो सोनम ने गुस्से से चिल्लाते कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर हमारे बॉस को पता चला ना तो वह तुम्हें अभी नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? उसकी बात को सुनकर कायरा के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और वह पीछे पलटी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह एकदम से रुक गई और फिर वह वापस से सोनम की तरफ मुड़ी और सोनम की आंखों में देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी जैसे गुल हो गई थी, क्योंकि कायरा की आंखें लाल हो गई थी और फिर पूरे कमरे में 4 बार जोरदार थप्पड़ पड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सोना और कायरा के थप्पड़ पड़ने से फर्श पर जा गिरी थी और जब साहिल ने ये देखा तो वह भी गुस्से से लाल हो गई थी। उसे कायरा की 3 बालों ने कसकर पकड़ रखा था, जिसके कारण वह सोनम की बिल्कुल भी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कायरा, अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कायरा ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वह तो गुस्से के साथ सोनम को ही देखे जा रही थी। फिर वह उसके पास बैठ गई और फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, कैसा लगा तुम्हें थप्पड़ खाकर? हाँ, और तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास मुझे नहीं छोड़ोगे, बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो मैं बता दूं कि तुम्हारे बॉस मुझे छू तक नहीं पाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे पास बॉस के बारे में नहीं पता? चिंता मत करो, 1-2 दिन बाद वह दिल्ली से ही आने वाला है ना, और दिल्ली आते ही वह ऊपर जाने वाला है। तो वेट एंड वॉच कि मैं क्या करती हूँ, ओके डियर? वहीं सोनम उसके थप्पड़ खाकर पूरी तरीके से डर चुकी थी। थप्पड़ की वजह से उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे, इसलिए उसने अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। जब सोनम और साहिल ने कहा कि कहीं उसकी बातें सुनी तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसके बॉस को आज तक कोई भी नहीं जान पाया था। तो आखिरकार कायरा ने कैसे पता कर लिया था? वहीं कायरा उनकी हैरानी को इग्नोर करते हुए खड़ी हुई और उसने आरुष की तरफ देखते कहा, क्या तुमने पुलिस को कॉल कर दिया?
उसके कही हुई बात को सुनकर आयुरुस ने अपने हाथ में पहने हुए स्मार्ट वॉच की तरफ देखते हुए कहा, यस हाई यस सीनियर, वह लोग अभी आते होंगे। जिस पर कायरा ने उसका कहा, गुड। तभी वहां पर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। तभी कायरा ने कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो। सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी एकदम से ट्रिगर दबने और गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही कायरा ने इस आवाज को सुना, वैसे ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई थी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर सोनम के हाथ में गन थी और उसने बिना कुछ देखे बस गन को चला दिया था और वह गोली जाकर पायल से टकराने वाली थी कि कायरा ने जल्दी से उसे धक्का दिया, जिसके कारण पायल वहां से नीचे फर्श पर गिरी। लेकिन वही बुलेट जाकर कायरा के राइट हैंड में जाकर लगी और जब ये सभी ने देखा तो सभी लोग एकदम से घबरा गए थे और सभी ने एक साथ कहा, हाईएस्ट सीनियर। और फिर आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े हुए गन को फिर से सोनम के माथे के बीचों बीच चला दिया, जिसके कारण अचानक से वह गन जाकर सोनम के माथे के बीचों बीच लगी और उसके हाथ से गन छूट के वहीं पर गिर गई और वह सोनम भी जमीन पर जा गिरी। हुआ भी जब साहिल ने ये देखा तो वह जोर से चिल्लाया, सोनम, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसके कारण वह वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया, जिसके हाथ से बंधे हुए थे, जिसके कारण वह बस चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं सभी लोग जल्दी से कायरा के पास आए और जब ये पायल ने देखा तो वह भी पूरी तरीके से घबरा गई थी। वह जल्दी से खड़ी हुई और उसने जल्दी से कायरा को पकड़ लिया था। वहीं कायरा ने हाथ से लगातार निकली हुई गन खून निकले जा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी टीम को इस तरीके से परेशान देखा तो उसने गुस्से के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, मैं मन नहीं रही हूँ जो तुम लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। और फिर उसने जल्दी से गुस्से से कहा, अब निकलो यहाँ से जल्दी से, इससे पहले कि पुलिस अंदर आ जाए। जब सभी ने उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनी तो सभी लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। तो कायरा ने यह देखकर गुस्से से कहा, अब क्या यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े रहोगे, चलो यहाँ से। तभी एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बेहोश होकर वह एकदम से गिर पड़ी थी, जिस वजह से पायल ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था, जिसके कारण वह फर्श पर नहीं गिरी थी। और जब उस सभी ने उसे बेहोश होते देखा तो सभी लोग डर गए थे। वहीं पायल ने चिल्लाते हुए कहा, हाय सीनियर, आप ठीक है ना? और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह सब देखकर आरुष ने जल्दी से देखा और फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर जल्दी से कायरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे जल्दी से वहां से लेकर निकलने लगे थे। साथ ही सभी लोग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। वहीं उन सभी के साथ ही पुलिस भी अंदर आ गई थी। उन्होंने साहिल को पकड़ लिया था और सोनम की डेड बॉडी को उठाकर उन्हें वहां से ले जाने लगे थे। वहीं सीक्रेट लैब के अंदर कारा एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। वह इस वक्त बेहोश थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वहीं उसके पास दो सफ़ेद कोट पहने हुए डॉक्टर खड़े हुए थे और उसे ही चेक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वह दोनों उस लैब से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा बाहर के कायरा की पूरी टीम टेंशन से इधर उधर घूम रही थी। वहीं पायल एक बेंच पर बैठी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। वह इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी, क्योंकि कायरा ने उसे साइड करके गोली खुद पर जो खा ली थी। वहीं साइड में अरविंद जी भी खड़े हुए थे और वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जब उन सभी को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी तो सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे थे और सभी लोग जल्दी से डॉक्टर के पास आ गए। वहीं पायल ने जल्दी से परेशान होते पूछा, रेहान सीनियर कैसी है? वह ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उसकी कही हुई बात को सुनकर रेहान ने अपने चेहरे पर लगाया हुआ मास्क हटा दिया। रेहान एक एजेंट के साथ साथ एक डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट भी था। उसके साथ उसका असिस्टेंट था। जब उसने पायल का सवाल सुना तो उसने उसकी तरफ देखा और उसे समझाते कहा, हाँ वह इस वक्त तो खतरे से बाहर है और वह बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब यह सभी ने सुना तो सभी ने एक चैन की राहत की सांस ली थी और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। वहीं अरविंद जी ने रेहान की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन कायरा बेहोश कैसे हो गई थी, जबकि उसने ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी और खतरनाक मिशन किए। वह कई बार बुरी तरीके से घायल हुई है, लेकिन आज तक वह इस तरीके से बेहोश नहीं हुई कि एक गोली में बेहोश हो जाए। फिर वह आज कैसे बेहोश हो गई थी?
जिस वजह से सभी सवाल को सुनकर सभी लोग सवालिया नजरों से रेहान की तरफ देखने लगे थे। उनकी बात भी बिल्कुल सही थी। वह भी जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या था और हाईएस्ट सीनियर बेहोश कैसे हो गई थी, क्योंकि कायरा कई सारे मिशन करती थी और कई बार वह इतनी ज़्यादा घायल हो जाती थी कि वह चाहकर भी बेहोश नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बुलेट से ही वह बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर गई थी, जिस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। वहीं सभी के माथे पर परेशानी की लकीरों के साफ दिखाई दे रहा था। जब सभी ने उसे किसी को सोच में गुम देखा तो आरुष ने थोड़ी गुस्से से कहा, चीफ कुछ पूछ रहे हैं रेहान, उनके सवाल को जवाब दो। उसकी आवाज़ सुनकर रिहान अपने सेंस में वापस आया। उसने उन सभी की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ सुनने उसके जवाब को सुनने का इंतजार कर रहे थे। तो रिहान ने सबकी तरफ देखते कहा, एक्चुअली हाईएस्ट सीनियर बेहोश गोली लगने के कारण नहीं, बल्कि अपनी मेंटली कंडीशन के कारण हुई थी। और जब सभी ने रेहान की बात सुनी तो सभी लोग कंफ्यूज हो गए और फिर अरविंद जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मेंटली कंडीशन मतलब? जिस पर रेहान ने एक गहरी सांस ली और परेशानी के साथ कहा, मतलब कि हाईएस्ट सीनियर इस वक्त अपनी मेंटली कंडीशन से जूझ रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वह डिप्रेशन में जा रहे हैं। भले वह बाहर से ये दिखाती हैं कि वह बहुत स्ट्रांग है, या फिर उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके उलट वह अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक है और वह हर दिन अपने आप को डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह खुद को अब जिंदा नहीं रखना चाहती हैं। और आप सभी लोग तो जानते हैं कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, उसी के आधार पर ये सब कुछ बोल रहा हूँ। सब जब सभी ने ये रेहान की बातों को सुना तो सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और फिर उन सभी के चेहरे पर टेंशन आ गई थी। और फिर आरुष ने परेशानी के साथ कहा, लेकिन वह खुद को क्यों मारना चाहेंगी? जिस पर अरविंद जी ने रेहान की बातों को सुनकर सोच में पड़ गए थे। उन्हें भी कायरा के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था और कभी कभी उन्हें लगता भी था कि कायरा को अपने आप से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह हर मिशन में बेखौफ होकर लड़ती थी और वह बुरी तरीके से घायल होती थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मानो दर्द का नामो निशान नहीं होता था। वह बिल्कुल नहा जाती थी खून से। वह उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने कायरा से यही सवाल पूछा था। फ्लैशबैक। अरविंद जी ने अपने कैबिन में बैठे हुए थे और उसके सामने ही कायरा भी एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसने उसके चेहरे पर इस वक्त एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जब उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे, उसके हाथ और सर में पट्टी बंधी हुई थी, वह कहीं खोई हुई नजर आ रही थी। तो उसे इस तरीके से देखकर अरविंद जी ने मुस्कुराते कहा, वेल डन कायरा, मुझे लगा नहीं था कि तुम अकेले इतने बड़े खतरनाक मिशन को पूरा कर लोगे। जब कायरा ने उसकी बातें सुनी तो वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और फिर वह अरविंद जी की तरफ अपनी खाली आंखों से देखने लगी थी। और फिर उसने बिना किसी भाव के साथ कहा, यह मिशन इतना भी खतरनाक नहीं था जितना कि मैं इसे समझ रहा थे, जितना कि आप इसे समझ रहे थे। और जब अरविंद जी ने कायरा की बातों को सुना तो वह हैरान रह गए और फिर उन्होंने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में तुम भूल रहे हो शायद कि तुमने अकेले ही एक पूरी गैंग को तबाह किया है, और वह भी उस गैंग को जो कि अंडरवर्ल्ड की टॉप 5 लिस्ट में आती है, और तुम कह रही हो कि ये कोई खतरनाक नहीं था? जिस पर कायरा ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया और फिर उसने उदासी के साथ कहा, हाँ मैंने सही कहा, जब तक मैं आपके सामने सही सलामत आपसे बात कर रही हूँ तब तक मेरे लिए एक भी मिशन खतरनाक नहीं है। जब अरविंद जी ने कायरा की बात सुनी तो वह और भी ज़्यादा परेशान और हैरान रह गए थे। फिर उन्होंने हैरानी के साथ कहा, सच में मैंने आज तक तुम्हारी जैसी जाबाज और वीरांगना लड़की नहीं देखी है। तुम वहाँ से मरते मरते बची हो और तुम ये सब कहने की हिम्मत कर रही हो? हम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मरने से थोड़ा सा भी डर नहीं लगता क्या? और जब कायरा ने अरविंद जी के सवाल को सुना तो एक पल के लिए वह सोच में पड़ गई थी और फिर उसने अपना चेहरा उठाकर अरविंद जी की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर एक डिस्गस्टिंग सी स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे मरने से कोई फर्क पड़ता या फिर डर लगता तो क्या मैं इस एजेंसी की हायर सीनियर बन पाती? और अब अरविंद जी ने उसकी कही बात सुनी तो उसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाए। ये बात सच भी थी। आखिरकार आसान थोड़ी था हायर सीनियर बनना। उनके मुंह जैसे बंद हो गया था। और प्रेजेंट टाइम वहीं जब रेहान आरुष के सवाल को सुना तो उसने जवाब दिया,
अब इस सवाल का जवाब तो हायर सीनियर ही दे सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमें बहुत जल्द उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालना होगा, वरना अगर ये ऐसे ही डिप्रेशन में जाती रही तो ये आगे चलकर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा और उन्हें पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। इसलिए हमें अपने किसी तरह से डिप्रेशन से बाहर निकालना ही होगा। और जब सभी ने रिहान की बात सुनी तो सभी लोग और भी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और फिर पायल ने अरविंद जी की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें क्या करना चाहिए चीफ। जिस पर अरविंद जी ने पायल की कही हुई बात सुनी तो उन्होंने अपना सर उठाकर अपनी अंगुलियों को फिराते हुए कहा, मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में, उसके बाद ही मैं तुम सबको बताऊंगा। और फिर उन्होंने रिहान की तरफ देखा और फिक्र करते हुए पूछा, वैसे कायरा कब तक अपने होश में आएगी। जिस पर रेहान ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमें सुबह तक का वेट करना होगा। उनकी कही हुई बात को सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर सभी लोग परेशानी से इधर उधर घूमने लगे थे। वहीं सुबह का वक्त लैब के अंदर सभी लोग इस वक्त लैब के बाहर मौजूद थे और अंदर मौजूद थे। कायरा के होश में आने का ही वेट कर रहे थे। तभी कायरा की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों की पुतलियां इधर से उधर घूमने लगीं। उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी और वह एक दर्दनाक चीख के साथ उठकर बैठ गई, डैड। और जब सभी ने कायरा की आवाज़ सुनी तो सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगे थे और फिर सभी लोग जल्दी से उसके पास आ गए और रिहान ने जल्दी से पूछा, सीनियर आप ठीक तो है ना। और जब कायरा ने सभी को अपने सामने देखा तो वह एक पल के लिए तो भूल ही गई थी कि उसे गोली लगी थी। जिससे फिर उसने सब कुछ याद आया और फिर उसे कुछ याद आते ही उसने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और फिर तेज कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं पायल ने थोड़ी टेंशन के साथ कहा, तो सीनियर आप चीखी क्यों थी, क्या आपको अपने डैड की याद आ रही है। जब कायरा ने पायल की बात सुनी तो उसके दिमाग में अपने पिता का चेहरा आ गया। उसे सच में उनकी याद आ रही थी, लेकिन उसने झूठ बोलते कहा, नहीं वह तो बस ऐसे ही मैं कोई सपना देख रही थी। उसकी बात को सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह लोग अच्छे से जानते थे कि कायरा उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार वह लोग और कर भी क्या सकते थे। फिर कायरा ने कहा, वैसे क्या हुआ, दोनों पकड़े गए। उसकी बात को सुनकर आरुष ने सीरियस होकर कहा, यस सीनियर, वह दोनों ही पकड़े गए हैं। उसकी बात को सुनकर कायरा ने अपना सिर हिलाया और फिर किसी को फ़ोन बजने लगा तो सभी ने इधर उधर देखने लगे और फिर सभी लोग पायल की तरफ देखने लगे, जिस पर पायल ने अपनी पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला। वह कायरा का फ़ोन था। इसमें इस वक्त किसी का कॉल आ रहा था। कॉलर आईडी पर इडियट लिखा हुआ था और जब ये पायल ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह हैरानी से उसे देखने लगी थी। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हमारी बात सुनिए, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। थैंक यू सो मच। कर लेंगे तो मेरा आप सभी पर एहसान रहेगा और मैं आपको और अच्छी स्टोरी दूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।